नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम क्लास 12th ज्योग्राफी की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम अपने क्लास में ज्योग्राफी वाले बच्चों को खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा रहे थे। उसी के अंतर्गत हम बच्चों को खनिज क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा संसाधन क्या हैं और कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे, वो कितने प्रकार हैं, कैसे हैं। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन पाठ को आप लोगों का फिर से रिवीजन कराएंगे। अब आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा वीडियो के थ्रू। ठीक, कुछ मैपिंग का कंसल्ट है जो 4-5 दिन में सारा इक्विपमेंट आ जाने के बाद लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं एक बुक मैप के माध्यम से आपको मैप में ये सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास करूँगा। ओके, सो आप लोग जो है ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो आपका पाठ है, पाठ में कुछ शब्दावली दी गई है। उस शब्दावली में जैसे पाठ का शीर्षक ही है खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि खनिज क्या है। खनिज वो पदार्थ होते हैं जो भूगर्भ के अंदर, भूगर्भ का मतलब क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग का मतलब यानी पृथ्वी के अंदर जब हम खनन कार्य करते हैं तो खनन करने के बाद जो अवशिष्ट अवशिष्ट या अशुद्ध, जो अशुद्ध रूप से जो धातु प्राप्त होती है, अशुद्ध रूप से जो धातु प्राप्त होती है ना, उसी धातु को हम खनिज कहते हैं। भूगर्भ के अंदर खनन के माध्यम से अशुद्ध रूप से जो धातु प्राप्त होती है उसे ही धातु प्राप्त करने की क्रिया, या अशुद्ध रूप से जो धातुएं मिलती हैं उनसे विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा शुद्ध करने के बाद फिर हम खनिज प्राप्त करते हैं। चाहे वो जो भी खनिज हो, चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे उन्हीं अयस्कों को शुद्ध करने के बाद हम प्राप्त करते हैं। तो इन अशुद्ध अयस्क, जो भी भूगर्भ के अंदर से अशुद्ध अयस्क प्राप्त होता है उसी को खनिज कहते हैं। एक लाइन में, भूगर्भ के अंदर से जो अशुद्ध अयस्क प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। ठीक, अब हमारा खनिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कि खनिज कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, क्या हैं, इनके बारे में समझेंगे। खनिज देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में ऐसे खनिज आते हैं जो धातु रूप में भूगर्भ से प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, बॉक्साइड हुआ, निकिल हुआ, ये सारे क्या हैं, धातु रूप से प्राप्त धात्विक खनिज हैं। ठीक, अब हम आते हैं अधात्विक पे। अधात्विक खनिज में जब जानेंगे, ये ऐसे खनिज होते हैं जो धातु रूप में नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, ग्रेनाइट, उसके बाद जो है खनिज तेल, जैसे पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, और जो है प्राकृतिक गैस हुआ, ये सारे के सारे जो क्या हैं, ये अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि ये अधात्विक जो खनिज हैं, अधात्विक खनिज में और धात्विक खनिज में, हम धात्विक खनिज को पहले समझने की कोशिश करेंगे। धात्विक खनिज की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके खनिज आते हैं, एक होते हैं लौह और एक होते हैं अलौह। ऐसे खनिज जिसमें लौह तत्वों की मात्रा होती है उसे लौह खनिज कहते हैं, और ऐसे खनिज जिसमें लौह तत्वों की मात्रा नहीं होती है या बहुत कम होती है उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में धात्विक खनिज को प्राप्त किया जाता है। भारत के किन किन क्षेत्रों में धात्विक खनिज को प्राप्त किया जाता है। अब उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत, यानी उत्तर और पूर्वी भारत का जो उत्तरी राज्य और पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों में खनिज को प्राप्त किया जाता है। फिर
जो है दक्षिण पश्चिम राज्य यानी दक्षिण भारत के और उसके पश्चिमी भाग के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे राज्य हैं, ये दक्षिण पश्चिम राज्य होते हैं जहाँ पे खनिज प्राप्त किया जाता है। फिर दक्षिणी राज्य होते हैं, जैसे दक्षिणी राज्य में कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे राज्य दक्षिणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। फिर आएंगे हम कुछ पश्चिमी राज्य कहे जाते हैं, पश्चिमी राज्य यानी राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया, ये पश्चिमी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे राज्यों को हम जो है क्षेत्र वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि खनिजों, एक एक खनिजों को जानने की जो श्रृंखला है उसके तहत हम लौह खनिज यानी लौह अयस्क के क्षेत्रों को जानने की कोशिश करेंगे और इनके विस्तार को समझेंगे। ठीक, अब इसी कड़ी में सबसे पहले हम जानेंगे कि लौह अयस्क, इसका महत्व क्या होता है। लौह अयस्क देश में या दुनिया में कहीं भी कोई भी आधारभूत उद्योग की स्थापना करने के लिए लौह अयस्क पे आधारित लौह तत्वों की आवश्यकता होती है। जिन लौह तत्वों के यानी लोहे के माध्यम से ही हम कल कारखानों, उद्योग धंधे या यातायात के साधनों, रेलवे या कुछ भी किसी चीज़ का निर्माण हम करेंगे तो बिना लोहे के हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोहे का महत्व या लौह अयस्क का महत्व हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, ये आधारभूत उद्योगों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, अब आते हैं कि लोहे की कितनी किस्में होती हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके किताब में लिखा है कि लोहे की 4 किस्में दी गई हैं। ठीक, लोहे की 4 किस्में दी गई हैं, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बताएंगे और उसी को आधार बना के हम इन लौह अयस्क क्षेत्रों को पढ़ेंगे। लेकिन इन चारों किस्मों को पहले हम जान लेते हैं। एक होता है हेमेटाइट, जिसमें लौह तत्व की मात्रा जो है वो 50 से 70% तक होती है। ठीक, उसके बाद मैग्नेटाइट नाम का एक लौह अयस्क होता है जिसमें जो लौह तत्व की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी आपसे अगर जो कोई पूछे कि कौन सा लौह अयस्क सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध होता है तो आप बोलेंगे मैग्नेटाइट, जिसमें 70% से ज़्यादा लौह अंश या लौह तत्व की मात्रा होती है। ठीक, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है लिमोनाइट। ठीक, लिमोनाइट खनिज एक्चुअल में ये अन्य खनिजों के साथ जो है अयस्कों के रूप में चिपके रहते हैं, इन्हें लिमोनाइट कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा सीडेराइट का मतलब ये होता है कि जो ये ऐसे लौह अयस्क खनिज होते हैं सीडेराइट कि ये जब अयस्क रूप में मिलते हैं तो इसमें जो अशुद्धियों की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ इसमें लोहा मूर्छे के रूप में रहता है, जैसे जंग लग जाता है लोहा ना तो खराब हिस्सा रहता है, तो समझ लीजिए वो जंग के रूप में लगा हुआ लोहा ही वहाँ रहता है। सॉरी, तो यानी इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है या एकदम खत्म होती है। तो कौन कौन सा हो गया, एक हेमेटाइट हो गया, फिर मैग्नेटाइट हो गया, फिर लिमोनाइट हो गया और उसके बाद सीडेराइट हो गया। इस तरीके से जो लौह अयस्क के खनिज है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ही उत्तम और सबसे बढ़िया प्रकार का जो लौह अयस्क का खनिज है वो मैग्नेटाइट है, जिसमें लौह अंश की मात्रा 70% से ज़्यादा है। ठीक, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत में लौह अयस्क का जो उत्पादन क्षेत्र है उसको जानने की कोशिश करेंगे। कौन से राज्य में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उसको समझेंगे। तो भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। या ये जानिए कि भारत का छत्तीसगढ़ राज्य लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम है। अब उसमें जो कौन सी जगह है जहाँ पे ये होता है, जैसे वहाँ पे जो दुर्ग है, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग नाम का जिला है जो बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है दुर्ग का। वहाँ पे डल्ली और राजहरा नाम की खाने हैं। दुर्ग में डल्ली और राजहरा नाम की खाने हैं। और उसके बाद बस्तर जिले में ये बेलाडीला की खाने हैं। छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग जिला है वहाँ डल्ली राजहरा की खाने हैं और उसके बाद बस्तर जिले में बेलाडीला की खाने हैं। इन खानों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अच्छा,
अब जो दुर्ग जिले से, दुर्ग के डल्ली राजहरा की जो खान है, वहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, वो छत्तीसगढ़ के जो एकमात्र इस्पात उद्योग, जिसे जिसे बोलते हैं भिलाही स्टील प्लांट, बीएसपी, भिलाही स्टील प्लांट, उस प्लांट में लोहे के निर्माण के लिए जो दुर्ग की डल्ली राजहरा की खान है, वहाँ के लौह अयस्क को भेज दिया जाता है। कहाँ पे? जो बीएसपी है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में भेज दिया जाता है लोहे के निर्माण के लिए। अच्छा, और जो डल्ली राजहरा, जो बस्तर में डल्ली राजहरा में जो लौह अयस्क की खान है, उसको भेज दिया जाता है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से, उसको जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम जाने कि भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब आते हैं जो दूसरा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है, वो है झारखंड। अब झारखंड को जब हम समझेंगे तो झारखंड में सिंहभूम नाम का जो जिला है, वो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वहाँ पे जो बादाम पहाड़ियाँ हैं, बादाम पहाड़ियाँ, वहीं पे लौह अयस्क की खानें बहुतायत में पाई जाती हैं। ठीक, अब इसके द्वारा जो यहाँ से जो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, इन सारे लौह अयस्क को बोकारो भेज दिया जाता है, बोकारो स्टील प्लांट भेज दिया जाता है। और जो है झारखंड में ही एक जमशेदपुर जगह है, जहाँ पे टाटा स्टील प्लांट है, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे टाटा का स्टील प्लांट है, और वहाँ पे भेज दिया जाता है। कहाँ की? झारखंड के सिंहभूम जिले के बादाम पहाड़ियों से निकले हुए लौह अयस्क को भेज दिया जाता है बोकारो के और जमशेदपुर यानी टाटा नगर के टाटा स्टील प्लांट में भेज दिया जाता है। ठीक, जहाँ पे शुद्ध लोहे का निर्माण होता है। अब आते हैं तीसरे स्थान पे, झारखंड के बाद उड़ीसा का स्थान आता है, जो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का तीसरा स्थान है। अब यहाँ पे जो मयूरभंज, उड़ीसा में जो मयूरभंज जिला है, मयूरभंज जिला हुआ, और उसके बाद केंद्रुझर, उड़ीसा में मयूरभंज जिला और केंद्रुझर जिला, ये दो जिले हैं जहाँ पे लौह अयस्क की खानें हैं, जहाँ पे कुछ प्रमुख जगहें हैं जिनको जानेंगे। सलाई पात नाम का। लेकिन आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो भले इन छोटी चीज़ों को आप भले न लिख पाइए, लेकिन आप उस राज्य के उस प्रमुख जिलों को जरूर लिख दीजिएगा, जैसे मयूरभंज हुआ, केंद्रुझर हुआ, इन सबों में लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है यहाँ की खानों से। तो भारत के ये 3 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे लौह अयस्क का प्रमुखता से उत्पादन होता है। उसके बाद हम समझेंगे कुछ और राज्य हैं, जैसे कर्नाटका, गोवा। तो कर्नाटका में जो लौह अयस्क है, वो वहाँ पे चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में बाबा बूदन की पहाड़ी है। कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदन की पहाड़ी है। उन बाबा बूदन की पहाड़ियों से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक, यानी वहाँ से खनन किया जाता है। उसके बाद आते हैं गोवा में भी कुछ जगहों पे उत्पादन होता है, जिसका मार्मा गोवा नाम के बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। जो गोवा से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, वो गोवा के मार्मा गोवा नाम के बंदरगाह से उस लौह अयस्क को पश्चिमी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम, ये तो हो गया, ये हमने जान लिया कि किन किन राज्यों में इसका उत्पादन है। ठीक, किस किस राज्य में इसका उत्पादन है और कौन प्रथम है, कौन क्या है। अब हम आपको मैप के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मैप को बार बार रीड करिएगा लौह अयस्क के क्षेत्रों पे। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लौह अयस्क के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में। ठीक, जिसमें आप देखेंगे कि उत्तर में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक, और उसके बाद जो झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है।
उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं गोवा में कुछ जगह हैं जहां लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है। फिर कर्नाटका में केंद्रुझर है, चिकमंगलूर है, और वहाँ के बाबा बुदन क्षेत्र हैं जहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसको आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। मेरा प्रयास है आप इसको देखेंगे। मैं चेहरा सामने करके नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको देख के समझने का प्रयास करेंगे। कुछ दिन बाद मैं मैप पे ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अभी मानचित्र के माध्यम से आप इसको देखिए और बार बार समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, ओके। अब आते हैं कि भारत में ये तो जैसे जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज में लोहा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि अधात्विक खनिज में भी एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। अधात्विक खनिज में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है उसे हम कोयला कहते हैं। ठीक है, उसे हम कोयला कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोयला बना कैसे। ठीक, आज से लाखों साल पहले जो धरती पे जो जीवन था वो वनस्पतियों के रूप में पनपा। वनस्पतियों से पहले छोटे छोटे जीव जंतु बने, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश होने के चलते और यहाँ पे मिट्टी में नमी होने के चलते वृक्षों का विकास हुआ। तो उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि इन वृक्षों का विकास इतना ज़्यादा हुआ कि बहुत बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे वृक्ष बने। फिर कुछ कुछ वर्ष बाद जो है भूकंप की क्रिया के द्वारा या उल्का पिंडों के गिरने से धरती में हलचल उत्पन्न हुई, जिसके चलते बड़े बड़े भूकंप आए और जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिसके चलते ये सारे के सारे जो बड़े बड़े वृक्ष थे कार्बोनिफेरस युग में, वो सारे के सारे धरती के नीचे दब गए। और दब जाने के बाद जो है लगातार जो है प्राकृतिक तत्वों के दबाव के चलते मिट्टी का ढेर इस पे जमता गया और उसके बाद इसमें जो नीचे दबाव था वो दबाव लगातार बढ़ता गया। और नीचे जो चीज़ नीचे लगातार दबती जाएगी तो धरती के अंदर क्या है, जब ज़्यादा नीचे जाओगे तो तापमान भी बढ़ता है। तो लगातार दबाव और लगातार तापमान के चलते जो ये बड़े बड़े कोल के वृक्ष थे, ये लाखों साल के तापमान और दबाव के फलस्वरूप जो है कोयले में परिवर्तित हो गए। ये क्या हुआ, ये सारे के सारे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो भारत में जो 80% कोयला पाया जाता है, भारत में जो 80% कोयला पाया जाता है वो इसी कार्बोनिफेरस युग का है। ठीक, किसका है, इसी कार्बोनिफेरस युग में बना हुआ कोयला है भारत के 80% क्षेत्रों पे। ठीक, अब हम यहां देखेंगे कि जैसे जो पृथ्वी थी, जो जैसे आज से करोड़ों साल पहले ये जो पृथ्वी थी अलग अलग महाद्वीपों के रूप में जो आज दिखाई देती है, ये पहले अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। ये सारे के सारे एक ही महाद्वीप थे। ये सारे के सारे एक ही महाद्वीप थे। ठीक, और एक ही महाद्वीप थे और एक ही महासागर था। समझ गए? तो उसी में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो प्लेटें थीं, उन प्लेटों के लगातार खिसकाव के चलते और पृथ्वी की गति के चलते ये अलग अलग महाद्वीपों में टूट गया। और टूटने के बाद जो भारत का दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ हिस्सा है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ हिस्सा है। ठीक, अब देखिए जरा सा आप समझिएगा इसको कि गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन, अब गोंडवाना काल में ही कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान थी वो कार्बोनिफेरस युग में बनी और उन्हीं के फल वहाँ पे जो कोयला है, जो धरातल के नीचे जमी हुई वनस्पतियाँ थी वो कोयले के रूप में परिणत हो गईं। ठीक, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उनका निक्षेप भारत में, क्योंकि गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप में ही कोयला पाया जाता है, इसलिए आप ये जरूर मान लीजिए कि जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी वहाँ पे कोयला जरूर पाया जाएगा। अब हम जानेंगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार भारत में कहाँ है। तो भारत में पश्चिम बंगाल में गोंडवाना क्रम की चट्टान है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है आपको हरदम याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे कोयले का विस्तृत भंडार पाया जाता है, या इसको आप ऐसा जान लीजिए कि इसे भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर किसे बोलते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों को मिला के जो पठारी क्षेत्र बनता है उसे बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहते हैं। अच्छा, भारत का रूर का क्या मतलब है? जर्मनी में एक जगह है रूर, जहां पे कोयले का बहुत मात्रा में उत्पादन होता है और पूरी दुनिया में वो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही भारत का ये जो छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें 3 राज्य मुख्य रूप से आते हैं, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, इसलिए इन राज्यों के पठारी क्षेत्रों को मिला के छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और इस छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र को भारत का रूर कहते हैं। यानी ये कोयले का ऐसी पेटी है, कोयले का ऐसा क्षेत्र है जहां पे भरपूर मात्रा में बढ़िया किस्म का कोयला पाया जाता है। अब ये हो गई बात। अब आते हैं कि इस कोयले का यूज क्या होता है। भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है, इसका यूज क्या होता है? तो देखिए, देश में जो कोयले का उत्पादन होता है उसका 73%, यानी जो भी देश में कोयले का उत्पादन होता है उसका लगभग 74% इस हिस्सा जो है वो ताप विद्युत गृहों में भेज दिया जाता है। वो ताप विद्युत गृहों में भेज दिया जाता है। अच्छा, ये ताप विद्युत गृह क्या है? ये थर्मल पावर रिएक्टर हैं जहां बिजली का उत्पादन होता है। ये बिजली कहां से हमारे आपके घरों में आती है? इन ताप विद्युत गृहों से ही आती है, जहां बिजली बनाई जाती है। अच्छा, इन ताप विद्युत गृहों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, यानी कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसा जानिए कि भारत में जो भी कोयला प्राप्त होता है उसका 74% इन ताप विद्युत गृहों को भेज दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि जो लगभग 5% कोयला जो है ये इस्पात संयंत्रों को भेज दिया जाता है। जैसे हमने स्टील प्लांट की बात की, भिलाई स्टील प्लांट हो गया, टाटा स्टील प्लांट हो गया, ठीक, उड़ीसा का राउरकेला स्टील प्लांट हुआ। ये सारे जो स्टील प्लांट हैं, इन स्टील प्लांटों को चलाने के लिए या ये जानिए कि लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किस ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो वो कोयला इसकी आवश्यकता पूर्ति करता है। ठीक, तो वहाँ जो बाकी 5% कोयला है वो वहाँ पहुँच जाता है। और बाकी जो कुछ परसेंट का कोयला है वो सीमेंट उद्योग में चला जाता है, उर्वरक बनाने यानी खाद बनाने के कारखानों में चला जाता है। इस तरीके से जो कोयले का है वो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में उपयोग होता है। ठीक, अच्छा, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो कोयला है वो किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पे है। तो हम यहाँ जानेंगे कि भारत का 98% जो कोयला है, भारत का जो 98% कोयला है वो गोंडवाना काल का है, यानी गोंडवाना पीरियड में बना हुआ गोंडवाना काल की चट्टानों का है। गोंडवाना काल में भी बना उस कोयले का निर्माण हो चुका है। ठीक, उसकी 98% कोयला गोंडवाना काल का है। आप ये जान रखिएगा, आगे की क्लासों में आप जरूर जानेंगे, गोंडवाना शब्द सुनने को मिलेगा अगर जो आप भूगोल से पढ़ेंगे। तो गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं वो उनसे भारत का 98% कोयले का निर्माण हुआ, या गोंडवाना काल में ही भारत के 98% कोयले का निर्माण हुआ। ठीक, और बाकी 2% कोयले का टर्सियर काल में पृथ्वी के निर्माण का ये एक काल पीरियड है, एक समय है जिसको गोंडवाना काल और टर्सियर काल कहा गया है, जिसमें आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो कोयला है वो 98% कोयला गोंडवाना काल में बन चुका और 2% कोयला जो है वो टर्सियर युग में बना। ठीक, अब आते हैं कि भारत में कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पे है, किन किन राज्यों में भारत का कोयला पाया जाता है। भारत में जो कोयले का वितरण है, सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में कोयले का वो झारखंड। और झारखंड में झरिया, झ से झारखंड और झ से झरिया, ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। झरिया हुआ, बोकारो में स्टील प्लांट है, बोकारो हुआ, राजमहल की पहाड़ी, हमने आपको स्कूल में बताया था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है। यानी राजमहल जो पहाड़ियां हैं वो एक्चुअली पठार के रूप में बन चुकी हैं क्योंकि उसका ऊपरी हिस्सा घिस गया है।
ठीक। तो राजमहल यानी झरिया हो गया, बोकारो हो गया, राजमहल हो गया, ये सारी जगह कहाँ है? झारखंड में है। उसके बाद क्या है? उसके बाद डाल्टनगंज, डाल्टनगंज और गिरडीह, डाल्टनगंज और गिरडीह यानी जो जगहें हैं आप एक बार याद करिए। झारखंड में जो कोयले का प्रमुख उत्पादन जगह है वो झरिया है, बोकारो है, उसके बाद राजमहल है, डाल्टनगंज है, और उसके बाद क्या है? गिरडीह है, गिरडीह। ठीक, गिरडीह। ये जगहें हैं झारखंड में प्रमुख कोयला उत्पादन की। ठीक। अब उसके बाद हम ध्यान देंगे कि यहाँ किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ जो कोयला पाया जाता है ये बिटुमिनस कोयला होता है। कोयले की अलग अलग वैरायटियाँ हैं। जो बिटुमिनस कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? वो उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला होता है, वो झारखंड में पाया जाता है। ठीक। अब उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों को हम इक्वल देते हैं क्योंकि ये दोनों राज्य बाद में बटे और एक दूसरे से संबंधित ही रहे हैं। अब यहाँ पे जब जानेंगे कि देश का 28% कोयला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिल जाता है। कितना? देश का 28% कोयला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में मिल जाता है, जो भारत का दूसरा स्थान रखता है कोयले के उत्पादन में। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे देखिए जो प्रमुख जगह हैं वो छत्तीसगढ़ की ही हैं और मध्य प्रदेश की कम है, जिसमें रायगढ़, छत्तीसगढ़ में हमने रायगढ़ के बारे में आपको बताया था। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जो है वहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। उसके बाद रामकोला, तातापानी, तातापानी, कोरबा, कोरबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर कहाँ है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला है जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है, फिर उसके बाद तातापानी है, फिर उसके बाद है रामकोला और कोरबा और बिलासपुर। ये सारे छत्तीसगढ़ के स्थान हैं। यहाँ भारत का 28% कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक। अब उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का स्थान आ जाता है। पश्चिम बंगाल भारत में कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल भारत में कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है और वहाँ पे जो प्रमुख जगहें हैं उनको समझेंगे। पश्चिम बंगाल में वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, वर्धमान है, पुरुलिया है, और उसके बाद जो है, लेकिन यहाँ पे जो भारत में कोयले का वर्धमान है, पुरुलिया है, पश्चिम बंगाल में भारत का 13% कोयले का उत्पादन होता है। 13% कोयले का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य से होता है। और यहाँ पे जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वो एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ठीक। और यहाँ पे देश की सबसे बड़ी कोयला की खान है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के रानीगंज में देश की सबसे बड़े कोयला खनन की खान है। ठीक। अब उसके बाद यहाँ 13% भारत का कोयला प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आगे आते हैं, एक अन्य राज्य दक्षिण का है जिसे हम जानेंगे आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश भारत में कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है और यहाँ पे भारत का जो 10% कोयला है वो पाया जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में भारत का 10% कोयला पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रमुख जगहें हैं वो देखेंगे कि सिंगरेनी, यहाँ बस एक जगह है सिंगरेनी। सिंगरेनी ये वहाँ बराकर या बराबर की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी नाम की जगह है जो बराबर या बराकर नाम की पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक्चुअल में वो पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं पहाड़ियों पे ये सिंगरौली नाम की जगह पाई जाती है जहाँ पे कोयले का खनन होता है। ठीक। और यहाँ पे केजी बेसिन है। आंध्र प्रदेश में एक केजी बेसिन है जिसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। इस कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो कोयला है उसका खनन किया जाता है और इन कृष्णा गोदावरी बेसिन में ही कुछ जगहों से पेट्रोलियम भी प्राप्त किया जाता है। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम जो है, रिलायंस जो है वो तेल उत्पादन में भी जो है अपना औद्योगिक कार्य करती है। इसने जो है आंध्र प्रदेश के केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी क्षेत्र से पेट्रोलियम भी प्राप्त किया है। ठीक। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है वहाँ से कोयला पहले से प्राप्त किया जाता था। ओके, तो हम ये जाने कि आंध्र प्रदेश भारत में कोयले के उत्पादन का चौथा राज्य है।
अब इस तरीके से हम वो आपको दिखा चुके। अब आप मैप में ये देखेंगे कि भारत में कोयला उत्पादन की प्रमुख जगह कौन कौन सी हैं, और आप उसको अपने दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। ठीक, वो ब्लैक शेड में बनी हुई हैं और उसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। भारत में कोयला उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र आप ध्यान से देखेंगे, ये भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक, ये भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको आप ध्यान से देखेंगे। इनका ज़्यादातर विस्तार आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में विस्तृत है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में है, उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश में है, फिर आएंगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के क्षेत्रों में कोयला उत्पादन का क्षेत्र पाया जाता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका बार बार रिवीजन करेंगे। आप अगर जो उन मुख्य स्थानों को नहीं भी दिखा पा रहे हैं, तो जैसे सर्किल में घेरा गया है, काले रंग की सर्किल से घेरा गया है, ऐसे ही स्थान से अगर जो आप दिखा देते हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र को, तभी वो मान लिया जाएगा। ठीक, आप इसे अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, उम्मीद है। ठीक, अब हम इसको हटाते हैं। अच्छा, आज हम इन जो है इन भारत में इन जो धात्विक खनिज में प्रमुख खनिज लोहा है और अधात्विक खनिज में प्रमुख खनिज कोयला है, इन दोनों के बारे में हमने बताया। ठीक, अब उसके बाद हम ये बताएंगे कि जैसे हमारे यहाँ जिन खनिजों का उत्पादन होता है, इन खनिजों का हम अपने देसी उद्योगों में भी उपयोग करते हैं, और उसके बाद बड़े पैमाने पर हम इसका निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब क्या? जब हम अपने वस्तुओं को किसी दूसरे देश को भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, और जब हम कुछ वस्तुओं को किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। ठीक, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे थे जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो है जो कोयले की जो वैरायटी है, एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ठीक, लेकिन भारत में जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला या कहिए मिलता है वो बिटुमिनस है। ठीक, आज हम इस श्रृंखला को यहीं तक रखते हैं और कल हम इसके आगे शुरू करेंगे। जैसा क्लास में पढ़ाएंगे उस हिसाब से हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आप रिवीजन करेंगे और 4-5 दिन में हम जो है मैप के माध्यम से आपको जो है ये सारी चीज़ें बनाते हुए और एक एक चीज़ को समझाते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।